Good evening, everyone. Here we are back with the remaining part of the ओजोन लेक्चर. कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो ओजोन पार्ट 1 थी एंड दिस इज़ ओजोन पार्ट 2. Here we'll be discussing about remaining things about ओजोन. हम ओजोन के बारे में बचा हुआ सब कुछ इसी वीडियो में पढ़ेंगे. अगर थोड़ा सा ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, अगर थोड़ी बड़ी हो जाए तो प्लीज़ पार्डन मी, मुझे माफ़ करिएगा अगर ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो. सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर. सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा दूँ कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ ओजोन, गुड ओजोन, बैड ओजोन, सोर्सेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, चेंज इन इक्विलिब्रियम क्या होता है, राइट. और हमने पढ़ा था कि CFCs कैसे डिप्लीट करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कैसे डिप्लीट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड पार्टिकल्स कैसे डिप्लीट करते हैं, प्लस पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कैसे डिप्लीट करते हैं ओजोन को. जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद इस वीडियो से कंटिन्यू करना, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली वाली वीडियो देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. सो लेट्स बिगिन विद हम लोग एक वर्ड सुनते हैं दैट इज़ ओजोन होल. ओके, तो व्हाट इज़ ओजोन होल? ऐसा नहीं है कि ओजोन में कोई आपको होल हो जाता है, ऐसा नहीं है. बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज़ कि ओजोन की जो लेयर है, राइट, स्ट्रेटोस्फीयर में हमारी ओजोन की जो लेयर है, ठीक है, उसकी जो है इट इज़, ठीक है, ओजोन बन रही है. अब इस रीजन में इसकी कंसनट्रेशन इतनी है, ठीक है, इसमें इतनी है, बट हियर इट इज़ लेस. ठीक है, तो ये जो रीजन आ जाएगा ना, ये जहाँ पे ओजोन की कंसनट्रेशन कम है, ठीक है, ये आपका ओजोन होल कहलाएगा. ठीक है, यही वो एरिया होता है जो कि ज़्यादा ससेप्टेबल होता है यूवी रेडिएशंस के अंदर आने के. ठीक है, यूवी रेडिएशंस यहाँ से कंपैरेटिवली ज़्यादा इजीली जो है पेनिट्रेट कर जाते हैं. ठीक है, और ज़्यादा अमाउंट में भी पेनिट्रेट करते हैं. सो नेक्स्ट इज़ कि एंटार्क्टिका, ये हमें देखने कहाँ मिलता है. ये हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने मिलता है आर्कटिक रीजन के ऊपर, और सदर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने मिलता है एंटार्क्टिक रीजन के ऊपर. ठीक है, अब एंटार्क्टिक ओजोन डिप्लीशन ये मेनली किस वजह से, ठीक है, हम देखते हैं कि एंटार्क्टिका की जो आपकी जोग्राफिकल लोकेशन है, ठीक है, जो एंटार्क्टिका की जोग्राफिकल लोकेशन है कि वो ओशन से सराउंडेड है हर तरफ से, वो वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है वहाँ को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देता है. ठीक है, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं. अब जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है उसको समझ में आ गया होगा कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या होते हैं और वो बन रहे हैं तो वो ओजोन को कैसे डिप्लीट करेंगे. ओके, अब ये क्या करते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक जो आपके क्लाउड्स हैं ये क्या करते हैं, ये एक आइडियल सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग क्लोरीन कंपाउंड्स. ठीक है, फ्री क्लोरीन बनने के लिए जो है ये ऑप्टिमम कंडीशंस जो है प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है, और आप लोगों को पता ही होगा लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि एक बार फ्री क्लोरीन बन जाता है उसके बाद वो ओजोन से रिएक्ट करता है, O2 बनाता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है. ठीक है, और ये लास्ट वीडियो में मैंने इसे बहुत जगह क्लोरीन मोनोक्लोराइड बोल दिया, तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट. इट इज़ क्लोरीन मोनोऑक्साइड. ठीक है, एज इट इज़ डिपिक्टिंग क्लोरीन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन. ठीक है, तो क्लोरीन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर ये फर्दर क्लोरीन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है रिएक्ट करते हैं और इस क्लोरीन को फिर से फ्री कर देते हैं. ये फिर से फर्दर रिएक्शन करता है फॉर ओजोन डिप्लीशन. ओके, सो मूविंग अहेड कि नेक्स्ट रीज़न क्या है. नेक्स्ट रीज़न ये है कि जो अर्थ के रोटेशन की वजह से जो कोरियोलिस इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, अर्थ रोटेशन की वजह से जो कोरियोलिस इफ़ेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग वेस्टर्लीज सेटअप करता है. ठीक है, अराउंड द साउथ पोल फॉर्मिंग एन ऑब्लोंग वॉर्टेक्स. ठीक है, ये जो है एक वॉर्टेक्स को आप ऐसे कह सकते हैं कि वॉर्टेक्स एक रिएक्शन वेसल की तरह है, सेमी सील्ड, पूरी तरह से बंद नहीं है, एक ऐसा रिएक्शन वेसल है जहाँ पे एंटार्क्टिका की जो सारी एयर है वो ट्रैप्ड है. ठीक है, वो उस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि इट इज़ like a semi-sealed reaction vessel with most of the Antarctic air staying trapped inside the vortex. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इस vortex की बनने की वजह से क्या होता है कि
जो आपका टेम्परेचर है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में वो -80 के नीचे चला जाता है, ठीक है। अब ये जो -80 के नीचे जा रहा है, कूल हो रही है वहाँ का एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से क्या होता है, आपके पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं, राइट। वो फिर फर्दर जो है फ्री क्लोरीन बनाते हैं और फिर फर्दर आपकी ओजोन को डिप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट एक कारण ये है कि ये जो है बहुत लंबे टाइम तक रहता है, ठीक है। और स्टार्ट कब होता है, जून, जब वहाँ पे विंटर्स की स्टार्टिंग होती है सदर्न हेमिस्फीयर में, जब विंटर्स की स्टार्टिंग होती है तब इसका ऑनसेट होता है। तो इसकी लॉन्गिविटी ऑफ एंटार्क्टिक वॉर्टेक्स भी एक रीज़न है कि एंटार्क्टिक ओजोन डिप्लीशन इतना ज़्यादा, ठीक है। फिर जुलाई अगस्त के टाइम पे क्या होता है कि जो PSCs हैं आपकी वो डीनाइट्रीफाई करती हैं एंड डिहाइड्रेट करती हैं स्ट्रेटोस्फेयर को थ्रू प्रेसिपिटेशन, ठीक है। उससे क्या, उसमें क्या होता है कि HCl और जो आपके क्लोरीन नाइट्रेट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आपकी क्लोरीन जो है फ्री डिप्लीट, ओजोन को डिप्लीट करने के लिए फ्री क्लोरीन जो है फॉर्म हो रही है, फ्री क्लोरीन, ओके, ताकि फर्दर O3 के साथ रिएक्ट करके अपना डिप्लीशन को कैरी फॉरवर्ड कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज कि जो सितंबर के टाइम पर क्या होता है कि जो सनलाइट है वो वापस आती है वॉर्टेक्स के सेंटर पे एज द ऑस्ट्रल स्प्रिंग ब्रिंग्स, और आपके PSC जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं वो डिसअपियर होना शुरू होते हैं। यहाँ क्या होता है कि जो ClO मॉलिक्यूल हैं और जो आपके ClO-BrO कैटेलिटिक साइकिल्स हैं वो ओजोन को डिस्ट्रॉय करती हैं। लेकिन अक्टूबर के आते आते हम लोएस्ट लेवल ऑफ ओजोन वहाँ पे करते हैं। और नवंबर में क्या होता है, नवंबर के टाइम पे जो आपका पोलर वॉर्टेक्स ब्रेक कर जाता है, ठीक है। और ये एक टाइम है जहाँ पे आपकी ओजोन डिप्लीटेड ओजोन लेयर रेप्लेनिश होती है। अब एक यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होगा कि अब रेप्लेनिश हो रही है तो फिर ओजोन डिप्लीशन कहाँ हो रहा है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम अगर होता, जितनी खर्च हो रही है, जितनी डिस्ट्रॉय हो रही है, उतनी फॉर्म हो रही होती तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। लेकिन सिंस कोई इक्विलिब्रियम नहीं है इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम देखने मिलती है। नेक्स्ट इज़ आर्कटिक ओजोन डिप्लीशन। हमने ये देखा है कि एंटार्क्टिक का जो ओजोन होल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू आर्कटिक होल। क्यों? क्योंकि आर्कटिक टेम्परेचर्स नदर्न हेमिस्फीयर के जो टेम्परेचर्स हैं वो इतने लो नहीं होते जितने एंटार्क्टिका के हो जाते हैं, ठीक है। अब 2020 में देखा गया था कि नॉर्थ पोल की जो ओजोन है, जिसे फरवरी 2020 में डिटेक्ट किया गया था, वो अपने मैक्सिमम एक्सटेंशन तक पहुंच गई है, ठीक है। वो ओजोन, नॉर्थ पोल की जो ओजोन है उसका जो डिप्लीशन है 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसके रीजंस क्या बताए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, वो बताए कोल्ड टेम्परेचर्स, सनलाइट, ठीक है, आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, आपके विंड फील्ड्स, ये सब बताए। अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो पावरफुल विंड्स हैं जो कि फ़्लो कर रही थी अराउंड नॉर्थ पोल, वो एक जो है उन्होंने जो है कोल्ड एयर को ट्रैप कर लिया विद इन आ पोलर वॉर्टेक्स, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर गिरने की वजह से पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का फॉर्मेशन बढ़ा, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, फ्री क्लोरीन बढ़ी, और इस फ्री क्लोरीन के बनने से आपके पास ज़्यादा सब्सटेंसेस हो गए किसके लिए, ओजोन डिप्लीशन के लिए, ओके। अब मूविंग अहेड, अप्रैल 28, 2020 को हमने ये देखा कि कैम्स की एक रिपोर्ट आई। कैम्स क्या है, एक यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस, ठीक है। इसकी एक रिपोर्ट आई जिसमें ये देखा गया कि होल इन द आर्कटिक ओजोन लेयर, आर्कटिक ओजोन लेयर में जो होल हुआ था वो बिगेस्ट रिपोर्ट किया गया था, जो कि मतलब आर्कटिक रीजन पे जो अब तक का सबसे बड़ा ओजोन होल डिटेक्ट किया गया था वो बंद हो चुका है, ठीक है। अब सिंस इट वॉज द टाइम ऑफ वॉट, लॉकडाउन्स अराउंड द कंट्री, अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। इस टाइम लॉकडाउन्स चल रहे थे तो बहुत लोगों ने सोचा कि लॉकडाउन्स के चलते जो है आपके व्हीकल्स कम जा रहे हैं, पॉल्यूशन कम हो रहा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो है वो क्लोज़ हो गया, वहाँ पॉल्यूशन कम हो गया और जो है ओजोन डिप का डिप्लीशन कम हो गया, इसलिए क्लोज़ हो गई। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, इट इज़ नॉट अ फिनोमिना ऑफ डे 1 और 2। ये एक या दो घंटे, एक दो दिन या एक दो साल का फिनोमिना नहीं होता है। तो लॉकडाउन्स अराउंड द वर्ल्ड इसका कारण नहीं थे, ठीक है। अब हम साइंटिफिकली इसका बात करें तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीशन डेटा ऑफ 2018 हमें ये बताता है, आई रिपीट, कि साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीशन डेटा ऑफ 2018 की स्टडी हमें ये बताती है कि ओजोन लेयर इन पार्ट्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर हैज़ रिकवर्ड एट अ रेट ऑफ
स्ट्रैटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो रिकवर हुई है एज अ रेट ऑफ 1 to 3% पर डिकेड। ठीक है, 10 सालों में 1 से 3% की रेट पर ये जो है आपकी रिकवर हो रही है। एंड इट इज़ द प्रोसेस गोइंग ऑन सिंस 2000, ये 2000 से चल रहा है, तब जाके अब 2022 में, ठीक है, व्हाट वी हैव सीन आफ्टर 22 ईयर्स इज कि वो होल बंद हुआ। ओके, अब जो है कुछ प्रिडिक्शंस किए गए कि अगर इसी रिकवरी रेट से काम चला तो प्रिडिक्शंस किए गए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और मिड लैटिट्यूडनल जोन में ओजोन होल है वो 2030 तक बंद हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में 2050 तक, और पोलर रीजन में 2060 तक जो है पूरी तरह से हमारी ओजोन जो है रिकवर कर जाएगी। मूविंग अहेड, दिस वाज ऑल अबाउट जो आपका ओजोन, एंटार्क्टिक और इन सब के बारे में हमने किया था। ये हमने एक करंट सिनेरियो भी देखा यहाँ पे 2020 में क्या देखा गया, एंड वो ये जो करंट जो सिनेरियो चल रहा है उसमें क्या आया ओजोन को लेकर, और क्या एक्चुअली व्हाट इज़ गोइंग ऑन रिगार्डिंग ओजोन। ठीक है, अब जो आएगा वो आएगा ओजोन के इफ़ेक्ट्स। ठीक है, अब ओजोन इतनी हार्मफुल है, वो ओजोन ट्रोपोस्फीयर में हार्मफुल है, और ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फीयर में डिप्लीट हो जाए तो वो भी हार्मफुल है क्योंकि वो यूवी रेडिएशन आने देती है। हम देख लेते हैं कि जो सनलाइट की यूवी रेडिएशन है ना, वो मोस्ट एनर्जेटिक कंपोनेंट ऑफ सनलाइट रीजन, मतलब वो सबसे तेज़ी से और सबसे एनर्जी से पहुंचने वाले कंपोनेंट हैं अर्थ तक। ठीक है, अब अगर हमारे ओजोन में कुछ भी डिक्रीज़ होता है, वो क्या होता है, हमारा जो यूवी का जो पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज़ कर देता है टू 290 टू 315 नैनोमीटर्स तक। ठीक है, टू दी अर्थ सरफेस। अब क्या हुआ है कि इसका अब यूवी रेडिएशन इतने हार्मफुल हैं तो उसका किस किस पर कैसे कैसे असर पड़ता है, एक बार वो देख लेते हैं। आई हैव ट्राई टू मेक इट वेरी समराइज्ड वे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ह्यूमन और एनिमल हेल्थ पे क्या होता है। कि आप लोग को सबको बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता है कि आई इन्फेक्शंस आपको होते हैं, स्किन डिजीज़ेज़ होती हैं, बहुत सारे इन्फेक्शस डिजीज़ेज़ होती हैं। ये जो आई इन्फेक्शंस होते हैं इसमें क्या होता है कि आपका कॉर्निया भी डैमेज हो जाता है, लेंस डैमेज हो जाता है आई का। ठीक है, प्लस क्या होता है कि आपके इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स को कम करता है। ठीक है, स्किन कैंसर्स के लिए आपकी बॉडी बिल्कुल भी इम्यून नहीं रहती है। जो अदर एनर्जेटिक आपके एंटीजेंस हैं जो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए इम्यून सिस्टम बिल्कुल बेकार हो जाता है। प्लस ये आपकी नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर, मतलब जो लाइट कलर्ड पीपल होते हैं उनमें ही देखा गया है नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर, उसके लिए बहुत ज़्यादा देखा गया है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में आपको क्या देखने मिला है कि स्पीशीज़ की कॉम्पोजिशन में चेंज हो जाता है, यानी कि कोई स्पीशी है उस पर यूवी रेडिएशन का असर हुआ, उसमें कोई म्यूटेशन हो गया। सपोज़ ये एक स्पीशी है, इस पर यूवी रेज असर हुए, इसकी जेनेटिक मटेरियल में या वॉट एवर इट इज़ उस पर कोई भी आपका जो है म्यूटेशन हो गया। अब वो म्यूटेशन जो है वो आगे की स्पीशीज़ में कैरी ऑन हो रहा है, तो ठीक है, तो उसका उसका जो कॉम्पोजिशन है उस पर्टिकुलर स्पीशी का वो चेंज हो गया। ठीक है, प्लस जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जो बायोमास एलोकेशन होता है उसको ये अफेक्ट करता है। ठीक है, और जो आपकी डेवलपमेंटल फेजेस होती है ना आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट में, उनको ये बहुत अच्छे लेवल पे अफेक्ट करता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो हम देखते हैं कि ओरिएंटेशन मैकेनिज्म और मोटिलिटी, फाइटोप्लैंक्टन्स की जो आपकी ओरिएंटेशन, स्मॉल प्लांट्स जो आपके देखे गए हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में, फाइटोप्लैंक्टन्स उनके जो है मोटिलिटी में और उनके ओरिएंटेशन को करता है, ये अफेक्ट करता है। सर्वाइवल रेट बहुत कम कर देता है, जो आपकी एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम कर देता है, उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस को डिस्ट्रॉय करता है, उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम कर देता है। ठीक है, और उनकी जो लार्वल डेवलपमेंट हो रहा है उसको जो है आपको उसको ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम असर देखते हैं एयर क्वालिटी पे। क्या होता है कि यूवी रेडिएशंस के पेनिट्रेशन से आपका फोटो डिसोसिएशन का जो फिनोमेना है वो बढ़ जाता है। ठीक है, फोटो डिसोसिएशन का फिनोमेना बढ़ जाता है, और क्या होता है कि जो आपकी ज़रूरी गैसेस है ना एनवायरनमेंट में, वो फोटो डिसोसिएट होने लग जाती हैं, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती हैं, ऑब्वियसली हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, और ये क्या होता है, अगर यूवी रेडिएशन आपकी एयर क्वालिटी को अफेक्ट करें तो या तो वो इंक्रीज़ कर देती हैं या डिक्रीज़ कर देती हैं, किसको, ओजोन के फॉर्मेशन को या फिर डिस्ट्रक्शन को। ठीक है, ऑक्सीजेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि फेटल है हमारे जो है एयर क्वालिटी के लिए। ठीक है,
OH की कंसनट्रेशन जो होती है वो चेंज होने लगती है, ठीक है। और ये क्या होता है कि ये जो आपकी क्लाइमेटिकली इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं लाइक मीथेन और CFC क्लोरो, जो CFCs होती हैं आपकी, उन जो सब्सटीट्यूट्स हैं आपकी CFCs की, CFC सब्सटीट्यूट्स और मीथेन, इन दो जो हमारी क्लाइमेटिकली इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि अनहेल्दी पार्टिकल्स और स्मोक वगैरह बनने में हेल्प करता है, जो कि अल्टीमेटली हमारी ब्रीदिंग के लिए, हमारे एयर क्वालिटी के लिए अच्छा नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ ओजोन। अब सब हमने सारी बात कर ली कि ओजोन कहाँ कहाँ है, क्या है ओजोन होल, क्या है उसका डिप्लीशन कैसे हो रहा है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, अब सब कुछ हो गया। अब हम बात करते हैं उसके प्रेजर्वेशन की। ओजोन लेयर प्रेजर्वेशन 16th ऑफ सेप्टेम्बर उसको कैसे रिकॉग्नाइज़ किया गया है? इट इज़ बीन रिकॉग्नाइज एज इंटरनेशनल डे फॉर प्रेजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। अब 16 सितंबर ही क्यों? क्योंकि 16 सितंबर ही वो दिन है जब हमने जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया था, जो कि एक मोस्ट सक्सेसफुल एनवायरमेंटल ट्रीटीज़ में से एक है, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हमने 16 सितंबर को साइन किया था, उसी को कोमेमोरेट करने के लिए हम 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर सेलिब्रेट करते हैं। मतलब उसको हम एज इंटरनेशनल डे फॉर ओजोन प्रिजर्वेशन देखते हैं 16 सितंबर एवरी ईयर, ठीक है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने क्या किया है कि 99% फेज आउट कर दिया है ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स को, या ODC ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को, ODS को उसने 99% जो है कर्ब आउट कर दिया है, हटा दिया, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे जो मतलब हम देखते हैं कि हमने देखा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने 99% ODS रिमूव कर दिए, फिर भी हम ओजोन होल को विटनेस करते हैं एवरी ईयर लाइक अ क्लॉक वर्क पे, मतलब रिपीटेडली हमें वो देखने मिल रहा है। वो उसके रीजंस क्या हैं कि द एक्सटेंट ऑफ रेट ऑफ रिकवरी ऑफ द ओजोन लेयर हैज़ रिमेन्ड ऑलमोस्ट द सेम, मतलब कि रिकवरी का रेट ऑलमोस्ट सेम है, 1 to 3% पर डिकेड ही है, ठीक है। उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, उनमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि ओजोन जो है उसका डिप्लीशन कम होगा और हमें ओजोन होल देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं ना, उनकी बहुत लॉन्ग लाइफ टाइम, बहुत ज़्यादा, हमें बताया था 40 से 150 ईयर्स तक वो आपके एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं। तो इतने टाइम तक रहते हैं, तो इट इज़ very difficult to curb them properly and get our ozone totally आउट ऑफ द डेंजर। और ठीक है, हम ये जो फिनोमेना है कि वो इतने लंबे टाइम तक रह सकते हैं, ये हिंडर करता है, ठीक है। अब कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने जो है CFCs को HFCs से चेंज किया था, ठीक है। लेकिन हमने फिर विटनेस किया कि जो हमारी HFCs थी वो ओजोन डिप्लीशन तो नहीं कर रही हैं, लेकिन वो क्या कर रही थी, ग्लोबल बहुत से ऐसे HFCs से जो ग्लोबल वार्मिंग में इफ़ेक्ट कर रहे थे, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि अगर ये होता है कि सपोज़ कि आज किसी को UV रेडिएशंस ने अफेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद मान लो कि 10-20 साल बाद ओजोन जो है आपकी ठीक भी होगी, लेकिन फिर भी ये कॉन्सिक्वेंस तो वो बंदा झेल रहा है ना, ये जो है नेचर में रह रहे हैं, ठीक है। और तब तक हो सकता है कि ओजोन लेयर वापस आ, ओजोन होल जो है वापस आ जाए, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग इनिशिएटिव और बहुत लंबा प्रोसेस है कि हम ओजोन को पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग अहेड, बहुत सारे ग्लोबल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ओजोन डिप्लीशन को कर्ब करने के लिए। जैसे 1985 में आया आपका वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, जो कि एक्चुअली जो प्रॉपरली केम इनटू फोर्स इन 1988, ठीक है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, स्टेटमेंट क्वेश्चन में ये पॉइंट दे सकता है कि वियना कन्वेंशन जो है वो है तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, लेकिन इट डज नॉट इंक्लूड लीगली बाइंडिंग रेस्ट्रिक्शंस, इट इज़ नॉट रिडक्शंस, इट इज़ रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। कोई भी लीगली बाइंडिंग मतलब ऐसा नहीं है कि उसने बोल दिया तो वो लीगली बाइंडिंग हो गया किसी पे, ऐसे कोई भी रिस्ट्रिक्शन गोल्स वो नहीं करता है फॉर द यूज़ ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के यूज़ को लेकर ऐसा कोई भी बाइंडिंग एग्रीमेंट वो नहीं देता है। वियना कन्वेंशन था, उसको रेटिफाई किया था 197 स्टेट्स ने,
ठीक है। ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ अकम्पनीड था। ओके, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में देख लेते हैं। ये सिग्नेचर के लिए ओपन हुआ था 16 सितंबर 1987 में। दिस इज़ वाई वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इन 16 सितंबर, प्लीज़ रिमेंबर दिस। ठीक है, और ये फोर्स में कब आया था? 1 जनवरी 1989, 1 जनवरी 1989, राइट। इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी हेलसिंकी में मई 1989 में। नेक्स्ट इज कि ये किस लिए डिज़ाइन किया गया था? इट वॉज डिज़ाइंड टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज के प्रोडक्शन और कंजम्पशन, ठीक है, दोनों को रिड्यूस करने के पर्पज से इसको जो है फॉर्म किया गया था। ठीक है, और एक मतलब इसकी हेलसिंकी में पहली मीटिंग के बाद ये 7 बार अमेंड हुआ है। ठीक है, 7 रिविजन्स हुए हैं इसके। लास्ट हुआ था 1999 बीजिंग में। ठीक है, अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लेते हैं। इंडिया एंड प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। इंडिया कैसे कर रहा है ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन में, कैसे काम कर रहा है? कि इंडिया वियना कन्वेंशन का पार्ट कब बना? 19 जून 1991 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन किया? 17 सितंबर 1992 में। ठीक है, अब इंडिया को ज़रूरत क्या पड़ी? इंडिया भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूटर है फॉर दी ओजोन डिप्लीशन। कौन कौन से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज ये निकालता है? वो है CFC11, CFC12, CFC113, हेलॉन 1211, हेलॉन 1301, HCFC22, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज जो हैं वो आपका इंडिया रिलीज। नेक्स्ट हम ये देखते हैं पास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एस्टेब्लिशमेंट ने एक ओजोन सेल बनाया था और स्टेयरिंग कमेटी बनाई थी ऑन दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कंट्री प्रोग्राम फॉर फेजिंग आउट ODS बाय 2010। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज को 2010 तक कर्ब आउट करने के लिए उसने एक ओजोन सेल और स्टेयरिंग कमेटी बनाई थी। ठीक है, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के इंस्ट्रक्शंस पे काम करेंगे और इसमें हेल्प करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज इंसेंटिवाइज किया था इसने। क्या किया था कि फुल एग्जेम्पशन फ्रॉम, मतलब अगर आप बाहर से कोई नॉन ODS टेक्नोलॉजी से युक्त कोई चीज़ अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर उसने कस्टम और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ जो हैं वो का फुल एग्जेम्पशन दिया था, आपके ऊपर वो नहीं इम्पोज हो रही थी। ठीक है, तो ये बढ़ावा देना था, इंसेंटिव दिया था। ठीक है, लालच, इंसेंटिवाइज किया था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉन ODS टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने की कोशिश करें, सिंस वो कस्टमर और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ फ्री थे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 2016 में एक किगाली अमेंडमेंट आया जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट था। ठीक है, 28th मीटिंग ऑफ पार्टीज टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेज दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर हेल्ड इन किगाली, रवांडा, जिसने इसने अमेंड किया किसको? 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि किस लिए था? टू फेज आउट HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, क्योंकि देखो क्या हुआ था, पहले हम CFCs यूज़ करते थे, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, उन्होंने कहा CFCs हज़ारडस हैं, आप उसकी जगह HFCs यूज़ कीजिए। लेकिन HFCs फ़ायदा करने से ज़्यादा बहुत सारे HFCs ऐसे थे जो कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ठीक है, तो एज एलिमिनेशन ऑफ HFCs कुड रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, और उनके जाने से जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो 0.5 डिग्री तक रिड्यूस हो सकती थी बाय 2100 अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू 2015 स्टडी बाय द इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर लेती हूँ, तो जो ओजोन डिप्लीशन है वो हम यहीं देख लेते हैं कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 के अंदर आता है, विच स्टेट्स दैट टू टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। इसके अंदर हम ओजोन को भी लेते हैं। ठीक है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीलिम्स में। तो किगाली एग्रीमेंट के अंदर ना कुछ ग्रुप्स बनाए गए, जैसे ग्रुप 1 के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज़ बनाई गई और ये उनको बताया गया कि वो अपना HFCs का यूज़ जो है वो 10% तक गिराएं 2019 तक, किस कौन से लेवल से? 2011-12 के मुकाबले। ठीक है, और 85% घटाएं 2036 तक। ठीक है, फिर ग्रुप 2 बनाया डेवलपिंग कंट्रीज़ प्लस चाइना प्लस अफ्रीकन नेशंस का, जिसमें बताया कि ये इस पॉलिसी को लॉन्च करेंगे, ट्रांजिशन को लॉन्च करेंगे 2024 तक, 10% गिरावट लाएंगे 2020-22 के
डेटा के अकॉर्डिंग 2029 तक, और 80% डिक्रीज लाएंगे 2045 तक, 2045 तक। ग्रुप 3 जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक और अरब गल्फ स्टेट्स आते हैं, उनको बनाया कि 2028 तक ये स्टार्ट करेंगे, 10% 2032 तक कम करेंगे, और 85% जो है 2047 तक, 2047 तक इनको कम करना है। ओके, तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया अबाउट ओजोन, प्रेजर्वेशन, डिप्लीशन, ओजोन, गुड ओजोन, बैड ओजोन, एंटार्क्टिक, आर्कटिक, एवरीथिंग, करंट से रिलेटेड सब कुछ, विच आई फाउंड इम्पॉर्टेंट। अब हम देख लेते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, कि कंटिन्यूड एडहेरेंस होनी चाहिए, मतलब आपको भूलना नहीं चाहिए कि ओजोन डिप्लीशन की भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। प्लस कि जो रिसेंट जो आपका डिटेक्ट हुआ है रॉक प्रोडक्शन बाय CFC-11, ठीक है, ये हमने डिटेक्ट किया गया है, रिसेंट डिटेक्शन हमें मिला है कि जो रॉक प्रोडक्शन है ऑफ CFC-11 का, वो मोस्ट पावरफुल ओजोन डिप्लीटिंग गैसेज है, ठीक है। इसलिए ये रिमाइंडर है कि हमें विजिलेंस, मतलब हमें कंटिन्यूशन इन्वेस्टिगेशन करनी है और अपनी ओजोन को डिप्लीट होने से बचाना है, ठीक है। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूस रिसर्च और डेवलपमेंट होना चाहिए इस फील्ड में, ठीक है। नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, उनके जो मतलब जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज के सब्सटीट्यूट्स हैं, उन्हें खोजा जाना चाहिए, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है। और इसे ना इन्वायरमेंटल इशू जो हैं अब जो है पार्ट ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स बन जाने चाहिए, ठीक है, ताकि सोसाइटी हेल्प कर सके इन सब से बचने में। ओके, सो टेकिंग योर लास्ट 2 or 3 minutes, मुझसे कमेंट सेक्शन में हमारे बीच की एक स्टूडेंट ने पूछा था कि ओजोन हेलो क्या होता है, ठीक है। तो न्यूज़ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो ओजोन डिप्लीशन है बहुत फ्रीक्वेंट है, ठीक है, लेकिन हमने देखा कि जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा है, उसने एक्सिस ओजोन का डिटेक्शन किया है कि तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर एक्सिस ओजोन प्रेजेंट है, जिसको ओजोन हेलो की तरह से डिपिक्ट किया गया। होलो को हेलो मतलब हमने देखा ना कि वो जैसे जो देखा था आपने गौतम बुद्ध वगैरह के ऊपर एक पीछे ऐसे करके एक सर्कुलर रिंग टाइप, एक मैजिकल टाइप्स, वो उसको हम यूजुअली हेलो बोलते हैं, उसी से रिलेटेड ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर की वजह से हेलो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया, ठीक है। जो रिसर्च टीम थी उसने ये बताया गया कि जो आपकी डाटा उन्होंने ये बताया कि कंसनट्रेटेड रिंग ऑफ ओजोन सिट्स अराउंड द प्लेट्यू के ऊपर एक कंसनट्रेटेड रिंग ऑफ ओजोन है जो कि 4000 मीटर है अबव सी लेवल। ये देखो इस एरिया में जो आपकी ओजोन है वो क्या है, आपकी बैड ओजोन, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि दे आर सेइंग कि ओजोन जो है वो हाईली वोलेटाइल गैस है, ठीक है, और हायर कंसनट्रेशंस पे ये आपको कफिंग, चेस्ट पेन और लाइनिंग्स ऑफ द लंग्स को डैमेज पहुंचा सकती है। ओके ओके नाउ एक जॉन सैम्पल जो को ऑथर थे स्टडी के, उन्होंने ये देखा, वो एक माउंटेनियर थे, और वाइल्ड क्लाइंबिंग द येली पास इन भूटान उन्होंने ये देखा, ही फाउंड दैट द लेवल्स ऑफ ओजोन के लेवल्स इस एरिया पे बढ़ते एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होने चाहिए, राइट, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा था कि वो वर राइजिंग इंस्टीड ऑफ फॉलिंग एट एल्टीट्यूड्स ऑफ 3000 to 500 मीटर्स। 3000 से 500 मीटर्स के एरिया में ओजोन का जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन था वो बढ़ रहा था, और ये वो रीजन है जहाँ पे ओजोन एज अ बैड ओजोन काम करती है, ठीक है। अभी देखा गया, तो जब फर्दर उसका मेजरमेंट किया गया थ्रू सैटेलाइट मेजरमेंट्स किया गया, तो ये देखा गया कि कब तक किया गया, ये अक्टूबर नवंबर फ्रॉम 1997 से 2004 तक किया गया, और उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ओजोन लेवल्स जो है आपके तिब्बतन प्लेट्यू के सेंटर पे तो कम थे, लेकिन जो गैस थी ना उसने एक ऐसा तिब्बतन प्लेट्यू है, सपोज दिस इज़ द तिब्बतन प्लेट्यू, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर जो ये एरिया है, ठीक है, यहाँ तो कंसंट्रेशन आपकी ओजोन की कम है, लेकिन इधर जो है गैस ने एक सर्कुलर रिंग टाइप बना लिया जिसको आपने बोला है ओजोन हेलो, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू मी ओजोन हेलो इज़ दिस फिनोमेना ओनली, एंड प्लीज़ पार्डन मी अगर आपको if you get me wrong somewhere, and this was all in this lecture, ozone hello and everything in this lecture about Arctic, Antarctic, okay, global initiatives and all. Thank you very much. I hope आपको lecture
समझ में आए। एंड अगर प्लीज़ आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे को एक इंडिकेशन है, आपके लाइक्स, आपके व्यूज़ से ज़्यादा लाइक्स। पता है व्यूज़ आप 3 सेकंड भी अगर वीडियो देखते हो तो वो एक व्यू में ऐड हो जाती है, लेकिन अगर आप उस पूरी वीडियो को देखकर लाइक या एक कमेंट कर देते हो तो आई विल बी एबल टू गेट अ मैसेज कि हाँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैव अ गुड डे and I'll be back soon with one other interesting topic. Bye. Thank you. Have a good day. Bye bye.